राम राम भाई सारियाने। आज हम हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण बिंदु हरियाणा हाल फिलहाल की मैगजीन से कवर करेंगे। आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ कैसे लेनी है ये आपको लेक्चर के एंड में बता देता हूँ। अब हरियाणा विधानसभा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सिर्फ वही चीज़ें देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकती है। पहली बार चुनाव हरियाणा में 1967 में हुए थे। 1966 में तो हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था और 1967 में इलेक्शन हुए थे। पहली विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी थी। साथ ही हरियाणा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी यही बनी थी। पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह, इनका सबसे कम समय का कार्यकाल था और ये दूसरे विधानसभा अध्यक्ष थे। सबसे ज्यादा बार सर्वाधिक बार अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह चड्ढा बने। हरियाणा विधानसभा का डिजाइन किसने तैयार किया है? ली कोर्बुजिए ने, जो फ्रांस के थे। हरियाणा के पहले विपक्षी नेता प्रताप सिंह थे और पहली महिला विधायक स्नेहलता। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा है लोहारू और सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्रफल के हिसाब से बल्लभगढ़ है। सबसे कम ग्राम पंचायतें किस जिले में? फरीदाबाद में। और हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967, 10 साल बाद ही 1977 और 1991 में। हरियाणा में 6 मंडल हैं: अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद। अंबाला में है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। करनाल में 3 है: करनाल, पानीपत और कैथल। हिसार में 4 जिले हैं: सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। रोहतक में इसमें 5 जिले हैं: झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक और सोनीपत। सबसे ज़्यादा जिले इसी मंडल में, रोहतक मंडल में। गुरुग्राम में गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ है। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और मेवात। पुलिस रेंज की बात करें तो पुलिस रेंज 5 है। मंडल कितने थे? 6। पुलिस रेंज है 5। मंडल और पुलिस जिले में बाकी सब कुछ सेम है। बस जो पुलिस कमिश्नरी है, हरियाणा में 4 पुलिस कमिश्नरी है: पंचकुला, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये आप मंडल में से हटा देना, वो पुलिस रेंज में है। अब जैसे गुरुग्राम और फरीदाबाद ये दोनों बड़े शहर हैं, इन दोनों को पुलिस कमिश्नरी बना दिया है, तो इन दोनों को हटा के बाकी जो जिले बचे हैं, जैसे गुरुग्राम और फरीदाबाद को हमने हटा दिया, बाकी रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और मेवात, ये सभी इनका एक पुलिस रेंज बना दिया साउथ पुलिस रेंज के नाम से। अब जैसे अंबाला को देखते हैं, ये पुलिस रेंज में अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र है। अगर मंडल में बात करें तो पंचकुला और था, पर वो आ गया हमारा पुलिस कमिश्नरी में, तो ये इसमें ऐड नहीं है। ऐसी करनाल में कैथल, करनाल और पानीपत। हिसार में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। रोहतक में है रोहतक, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी। मंडल में बात करें तो इसमें सोनीपत भी था, पर यहाँ पर ये पुलिस कमिश्नरी है, तो यहाँ पे हटा दिया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जो मंडल में थे, इन दोनों को पुलिस रेंज में हटा दिया है और बाकी जो जिले हैं उनको मिला के एक कंबाइंड पुलिस रेंज बना दिया साउथ के नाम से, जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और मेवात। उपमंडल की बात करें तो 82 टोटल उपमंडल है। 8 नए उपमंडल बने थे, पहले 74 थे। हो सकता है एनटीए पुराना कोई क्वेश्चन उठा ले और उसमें 74 गिवन हो और 82 उसमें हो ही नहीं, तो आपको 74 का गोला भरना है। तहसील 94 है, उप तहसील 49 है। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि तहसील कम होंगी और उप तहसील ज़्यादा, पर तहसील ज़्यादा है 94, उप तहसील है 49। खंड है 143 और कस्बे हैं 154। हमारे यहाँ पर टोटल पुलिस जिले हैं 25, जिसमें से 3 नए बने हैं पिछले कुछ सालों में। डबवाली सबसे नया बना है, हाल फिलहाल में ही बना है। मानेसर और हांसी भी ये नए पुलिस जिला बने थे। पुलिस कमिश्नरी 4 हैं: पंचकुला, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद। कुल गांव हरियाणा में 7356 है 2023 के आंकड़ों के हिसाब से, पर जनगणना 2011 की बात करें तो उस टाइम थे 6841। दोनों में से किसी के ऊपर भी आ सकता है, जनगणना के हिसाब से पूछ सकते हैं और आज के टाइम पे भी टोटल पूछ सकते हैं। टोटल कितनी पंचायतें हरियाणा में? 6228, पर जनगणना 2011 के हिसाब से 6212। अब गांव और पंचायतों में फर्क इसलिए होता है क्योंकि कई बार 2-2, 3-3 गांवों की एक ही पंचायत होती है, इसलिए ग्राम पंचायत कम मिलती है। कुल सरपंच 6228 है
और पंच हैं 62,077। पंचायत समिति 143 है, जिसमें से कुल सदस्य हैं 3,807। जिला परिषद है 22, जितने जिले हैं उतनी जिला परिषद है 22, कुल सदस्य हैं 411। नगर परिषद है 22, नगर पालिका है 60 और नगर निगम है 11। सबसे अधिक सदस्य किस नगर निगम में? फरीदाबाद में 45 सदस्य। हरियाणा में जिले कुल 22 हैं। देखो इसमें कुल सदस्य हो सकता है आपको याद करने में दिक्कत हो, तो ये एक बार बस रीडिंग मार के चले जाना, वहां पर क्लिक हो जाए तो ठीक है, पर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादातर इनमें से कुल सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद कितने हैं, नगर पालिका कितनी है, कुल गांव कितने हैं और ग्राम पंचायत कितनी है। जिले हमारे 22 हैं। सबसे बड़ा जिला सिरसा है और सबसे छोटा फरीदाबाद है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल हिसार है, साथ ही क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा मंडल हिसार है, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा मंडल है गुरुग्राम। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें सबसे छोटा मंडल है फरीदाबाद। सबसे ज्यादा जिले एक मंडल किस मंडल में है? सबसे ज्यादा जिले रोहतक में। अब देखते हैं जिलों का नाम किस कारण की वजह से रखा गया है। ये सिरसा, ये सासवत ऋषि के नाम पर रखा गया है या फिर सिरस पेट के नाम पर भी, दोनों में से कोई भी आ सकता है आपके ऑप्शन में। फतेहाबाद, ये बाबा फतेह चंद के नाम पर रखा गया है। भिवानी, राजा भवानी सिंह के नाम पर। रेवाड़ी, यहाँ पर राजा रेवत ने रेवती को दान में दे दी थी ये जगह, इस पर इसका नाम रेवाड़ी रखा गया है। चरखी दादरी, यहाँ पर एक दादर नाम की झील है, उसके किनारे दादुर यानी मेंढक काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। दादुर इनके नाम पर चरखी दादरी का नाम रखा गया है, या फिर कह सकते हैं दादर झील के नाम पर भी चरखी दादरी का नाम रखा गया है। महेंद्रगढ़, ये राजा महेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया है। गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। जींद, यहाँ पर जयंती देवी का मंदिर है, इस कारण इसका नाम जींद रखा गया है। कैथल, इसको हम हनुमान जी की जन्मस्थली मानते हैं, इस कारण इसका नाम कैथल रखा गया है। कपिल स्थल। सोनीपत, ये श्रवण कुमार के नाम पर रखा गया है। पानीपत पानिनी ऋषि के नाम पर। करनाल करण के नाम पर, जो महाभारत में भी लड़े थे। कुरुक्षेत्र, ये कौरवों का क्षेत्र था, इस कारण इसका नाम कुरुक्षेत्र रखा गया। अंबाला, ये अंबा अंबालिका के नाम पर और आमों की अधिकता के कारण भी इसका नाम अंबाला रखा गया है। पंचकुला, यहाँ पर 5 कूप है, इस कारण इसका नाम पंचकुला रखा गया है। यमुनानगर, यमुना नदी जो हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है, ये यमुनानगर से हरियाणा में एंटर करती है और यमुना के किनारे होने के कारण इसका नाम यमुनानगर रखा गया है। मेवात, यहाँ पर मेव जाति के लोग अधिक रहते हैं, इस कारण इसका नाम मेवात रखा गया है। पलवल, ये प्लावासुर या फिर पुलामसुर के नाम पर रखा गया है। फरीदाबाद, बाबा फरीद के नाम पर। झज्जर, ये छज्जू किसान के नाम पर रखा गया है। रोहतक, तारावती रानी के पुत्र थे रोहतास, उनके नाम पर इस जगह का नाम रोहतक रखा गया है। हरियाणा के क्षेत्रों के उपनाम देख लेते हैं और किस नाम से जाने जाते हैं ये। कुरुक्षेत्र, ये सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से। धर्मनगरी, स्थानीश्वर, इस नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। रेवाड़ी, ये पीतल नगरी या फिर इंग्लिश में ब्रास सिटी। और वीरभूमि, वीर सिटी, इस नाम से जाना जाता है। वीरभूमि तो इसलिए क्योंकि रेजांगला का युद्ध हुआ था, वहां पर रेवाड़ी के काफी सिपाही शहीद हुए थे। और ब्रास सिटी, पीतल नगरी, यहाँ पर पीतल के बर्तन काफी फेमस है, काफी ज्यादा काम होता है पीतल के बर्तनों का। जींद, हार्ट ऑफ हरियाणा, कि हार्ट कहाँ पे रहता है? हमारे साथ में बीच में रहता है, वैसे ही जींद भी हरियाणा के बीच में है। जयंती देवी नगर, क्योंकि यहाँ पर जयंती देवी का मंदिर है, जयंतपुरी के नाम से भी जाना जाता है। नारनौल, यहाँ पर तालाब और बावड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए इसको तालाबों और बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। करनाल, इसको हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है, धान का कटोरा। और सूद सिटी और करनताल के नाम से भी ये फेमस है। करण झील है यहाँ पर। गुरुग्राम, इसको साइबर सिटी, मेडी सिटी और मनोरंजन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी सारे कॉल सेंटर हैं, साइबर का काफ़ी ज़्यादा काम है। मेडी सिटी मेडिकल के हॉस्पिटल है, इसको मनोरंजन सिटी के नाम से भी जानते हैं। यमुनानगर को हम पेपर सिटी और अब्दुलपुर, इस नाम से भी जाना जाता है। रोहतक, इसको शुगर सिटी और एजुकेशन सिटी, काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर। पलवल को सिटी ऑफ कॉटन, शुगर सिटी, अब्बाला के नाम से भी जाना जाता है। महेंद्रगढ़ को कानौड़ के नाम से जाना जाता है, पुराना नाम इसका कानौड़ी था। सोनीपत को सोनप्रस्थ, सोने का शहर
और एजुकेशन सिटी इस नाम से जाना जाता है। फरीदाबाद को उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे उद्योग हैं, काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं। सिरसा को वन नगरी, सरिस्कम और सरस्वती नगर के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत को बुनकर नगरी और पनपथ के नाम से जाना जाता है। पंचकुला काफ़ी छोटा शहर है, नैनो सिटी के नाम से भी जाना जाता है इसको। हिसार को हम मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और हिसारे फिरोजा के नाम से जानते हैं। मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जिंदल स्टील की फैक्ट्रीज हैं, काफ़ी फेमस है जिंदल्स यहाँ के। फतेहाबाद को हम हरियाणा की पिंक सिटी भी कहते हैं। हथनी कुंड को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर यमुना नदी है और काफ़ी मछलियाँ मिलती हैं, तो मछुआरों का स्वर्ग। भिवानी, इसको भारत का क्यूबा या मिनी क्यूबा। क्यूबा ने दुनिया को काफ़ी अच्छे अच्छे बॉक्सर्स दिए हैं, वैसे ही भारत को भिवानी ने काफ़ी ज़्यादा और अच्छे बॉक्सर्स दिए हैं। इसको हरियाणा की काशी भी कहा जाता है, जैसे काशी में काफ़ी मंदिर है, वैसे ही हरियाणा में भी भिवानी में काफ़ी ज़्यादा मंदिर है, इसलिए इसको हरियाणा की काशी कहा जाता है। और वस्त्र नगरी, यहाँ पर टिट्स इंस्टीट्यूट भी है, ये टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। अम्बाला को हम विज्ञान नगरी, उपकरणों का शहर और अम्बालिका, अम्बावाला के नाम से भी जानते हैं। कैथल को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है और कपिल स्थल भी। हरियाणा की काशी के नाम से तो जानते हैं भिवानी को, पर उससे थोड़े कम मंदिर हैं कैथल में, तो हरियाणा की छोटी काशी ये हो गई कैथल। झज्जर, इसको शहीदों का शहर और छज्जू नगर, क्योंकि छज्जू किसान के नाम पर झज्जर बना था, और शहीदों का शहर, यहाँ से भी काफ़ी जवान हमारे शहीद हुए हैं, शहीदों के शहर के नाम से जाना जाता है। और वीर सिटी या फिर वीर भूमि के नाम से आ जाए तो वो रेवाड़ी है, और शहीदों का शहर ये झज्जर है। ट्राई सिटी, यहाँ पर है पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, इनको हम ट्राई सिटी के नाम से जानते हैं। अब महत्वपूर्ण पुराने नाम देख लेते हैं। फतेहाबाद को इकदार के नाम से जाना जाता है। महेंद्रगढ़ को कानोड़ के नाम से जाना जाता था। मेवात को, जब मेवात शुरुआत में बना था जिला, तो उस टाइम इसका नाम सत्यमेवपुरम था। यमुनानगर को अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता है। कैथल को कपिस्थल के नाम से या कपिल स्थल भी आ सकता है। जींद को जयंतपुरी के नाम से, कि जयंती देवी का मंदिर था यहाँ पे, जयंतपुरी के नाम से जाना जाता था। सफिंदो, इसको सर्वदमन, यहाँ पर सर्वदमन यज्ञ हुआ था, तो इस सफिंदो को सर्वदमन के नाम से भी जाना जाता था। बहादुरगढ़ को सरफाबाद। सबसे ज़्यादा शरीफ लोग कौन होते हैं? जो बहादुर होते हैं, बस याद करने की ट्रिक है, बहादुर, शरीफ, बहादुरगढ़, सरफाबाद। पेहोवा, प्रबोधक। पेहोवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, तो प्रभु भी कुरुक्षेत्र में ही रहते हैं, वहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, श्री कृष्ण भी वहीं पर थे। और विष्णु का जो स्थायी निवास है वो भी हम ब्रह्म सरोवर को मानते हैं, वो भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में ही। और भी बात करें तो ज्योतिषर सरोवर, गीता का उपदेश भी वहीं पर ही दिया गया था। तो पेहोवा प्रभु, प्रबोधक। अग्रवा, अग्रोदका, मिलता जुलता ही नाम है। महम, महेस्थ। हांसी, आसी। थानेश्वर, स्थानेश्वर। जगाधरी, इसको हम जानते हैं युगंधर के नाम से। कालका को कालकूट। गोहाना, गोहाना ने पता नहीं क्या गबन कर लिया था, पर गबन भावना के नाम से इसको जाना जाता है, गोहाना को। बस याद करने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूँ। एलनाबाद को खड़ियल के नाम से। पिंजौर, पंचमपुर। औरंगाबाद को हम जानते हैं प्रकृतनाक। नारनौल को नरराष्ट्र। असंध को असंधिवत। बल्लभगढ़ को बलरामगढ़। होडल को ओडल। बुरिया को सूपसकू। इस टाइप के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी काफ़ी नाम तो मिलते जुलते हैं, जैसे पिंजौर, पंचमपुर। पुंडरिक को पुंडरक के नाम से जाना जाता है। कलायत को कपिलायत। रानिया को राजापुर। और लोहारू को लोहरूप के नाम से जाना जाता था। ये इनके पुराने नाम थे। अब हरियाणा के इतिहास के बारे में देख लेते हैं। मनुस्मृति में हरियाणा का नाम ब्रह्मव्रत था, और हरियाणा का प्रादेशिक नाम भी ब्रह्मव्रत है। स्कंद पुराण में इस जगह को हरियाला के नाम से जाना जाता था। महापुराण के रचयिता थे पुष्पदंत, इन्होंने इसका नाम, इस जगह का नाम हरियाणा बताया था। मध्ययुगीन काल में हरियाणा को हरियाणक के नाम से जाना जाता था। कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था, इसको श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु की राजधानी के कारण मिला इसको ये नाम। स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाणा शब्द का उल्लेख है। कहां पर है? स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में। रोहतक का वर्णन नकुल दिग्विजयम में।
इसके अलावा हरियाणा का किन किन ग्रंथों में उल्लेख है? ऋग्वेद में भी उल्लेख है, और जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है जैसे शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, इनमें भी, और छांदोग्य उपनिषद। और इनमें किस चीज का जिक्र है? हरियाणा के सामाजिक आर्थिक जीवन, इसकी जानकारी मिलती है। वामन पुराण में हरियाणा की नदियों का वर्णन है। बौद्ध साहित्य के बारे में देखते हैं। दिव्य वदान, मज्जिम निकाय और पंपत सुदनी, इनमें हरियाणा का वर्णन है। दिव्य वदान में अग्रवा जो हिसार में, उसका वर्णन है। पंपत सुदनी, इसमें बुद्ध ने जो हरियाणा में भ्रमण किया था उसके बारे में बताया गया है, उसका वर्णन है। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था अग्रवा जो हिसार में, और जैन धर्म का भी प्रमुख केंद्र अग्रवा हिसार ही था। अब जैन धर्म या बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई चीज आ जाती है कहां पर मिली है उस टाइम की, तो वो अगर आपको पक्का आइडिया नहीं है तो आप अग्रवा हिसार इसके आसपास के एरिया टिक कर देना। पर अगर आ जाए अशोक ने स्तूप या फिर शिलालेख कहां पर बनवाए, तो ये हरियाणा में नॉर्थ की तरफ है। अभी थोड़ी देर बाद वो पॉइंट भी आएंगे। जैन साहित्य को देखें तो कथाकोश और बद्र चरित, इसमें हरियाणा का जिक्र है, हरियाणा के अग्रवा का जो हिसार में। और जैन धर्म का प्रमुख केंद्र भी अग्रवा हिसार था। पुरातात्विक स्रोत की बात करें, योद्ध काल में रोहतक को बहुधान्यक कहा जाता था, और अशोक का टोपरा स्तंभ ये यमुनानगर में था। बाद में फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली लेकर चला गया था। फिलहाल वो जगह यमुनानगर में जहां पर अशोक का टोपरा स्तंभ है। अगर पुराने टाइम की बात करें तो उस टाइम यमुनानगर बना नहीं था, इसलिए काफी बुक्स में आपको अंबाला भी देखने को मिल सकता है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थानांतरित करवाया था। राजा देवका ने लाओस अभिलेख में कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है। अग्रवा अभिलेख में संगीत के 7 स्वर अंकित हैं। हांसी अभिलेख ये पृथ्वीराज 2 से संबंधित है। कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और पृथ्वीराज 3 टिक करके आ जाते हैं। पृथ्वीराज 3 भी काफी फेमस थे। तराइन के जो 2 युद्ध हुए थे 1191 और 92, वो इन्हीं के टाइम पे हुए थे। पर हांसी अभिलेख की बात हो तो ये पृथ्वीराज 2 से संबंधित है। लांडनू राजस्थान अभिलेख है, इसमें हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है। हिसार में गुजरी महल है, वहां पर एक स्तंभ है, उसमें 8 अभिलेख है। ये 8 अभिलेख 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं। राखीगढ़ी, सीसवाल, अग्रवा, बरवाला, ये हिसार में है। ये पुराने टीले हैं या फिर पुरानी सभ्यताओं के अवशेष हैं। ये हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल राखीगढ़ी है। इसमें हड़प्पा से पहले की भी सभ्यता है और हड़प्पा के बाद की भी सभ्यताएं हैं। राखीगढ़ी ये घग्गर नदी के तट पर था। इसकी खोज सूरजभान ने 1969 में की थी। सीसवाल की खोज भी सूरजभान ने की थी, पर 1 साल पहले की थी ये 1968 में। मिताथल और नौरंगाबाद ये भिवानी में, जो भिवानी में मिताथल है इसकी भी खोज इसके उत्खननकर्ता सूरजभान थे। बनावली और कुनाल ये फतेहाबाद में। बनावली की खोज RS बिष्ट ने की थी। देखो बै से बै, और सीसवाल से सूरजभान। साथ ही सूरजभान राखीगढ़ी और मिताथल इनके भी उत्खननकर्ता थे। भगवानपुरा और दौलतपुर ये कुरुक्षेत्र में, ये भी पुराने टीले हैं। देखो कुरुक्षेत्र यहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था, ये भगवान से काफी रिलेटेड है कुरुक्षेत्र। तो भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में। अब जहाँ पर भगवान रहेंगे वहाँ पर दौलत तो रहेगी, सभी लोग खुश रहेंगे, दौलत रहेगी। महाभारत की लड़ाई भी हुई थी, वहाँ पर भी उनके पास भी काफी दौलत थी। तो दौलतपुर भी कुरुक्षेत्र में है। द्रसदवती नदी राखीगढ़ी के किनारे से बहती है। अगर क्वेश्चन आ जाए द्रसदवती किस प्राचीन सभ्यता के किनारे से बहती थी? राखीगढ़ी के किनारे से। हाकड़ा सभ्यता ये हड़प्पा से पहले की सभ्यता है और इसके अस्तित्व कुनाल और फतेहाबाद में मिले। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकड़ा कहा जाता है। सैंधव लोग ये सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। क्वेश्चन आ जाए सैंधव लोग कहां पर रहते थे? सरस्वती नदी के किनारे। अग्रवा जो हिसार में, यहां पर इंडो ग्रीक सिक्के मिले और पंचमार्क सिक्के मिले। अग्रे जनपद के भी सिक्के मिले। अग्रे जनपद की तो राजधानी थी अग्रवा हिसार। पर इंडो ग्रीक सिक्के, क्योंकि इंडो ग्रीक बाहर से आए थे, पाकिस्तान की तरफ से होते हुए आए थे, ये उस टाइम ग्रीस के रहने वाले थे, तो इनके सिक्के हरियाणा में आते हुए गिरे थे। कहाँ पर? हिसार में। ऐसा आप याद रख सकते हो, ये आपको बस याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं। अग्रवा हिसार में इंडो ग्रीक सिक्के मिले। इसके अलावा इंडो ग्रीक सिक्के ये रोहतक के खोखरा कोट में भी मिले। मिताथल जो भिवानी में, यहाँ पर समुद्रगुप्त कालीन सिक्के मिले
और कुषाणकालीन सिक्के। कार्तिकेय ये यौध्य गणराज्य का एक महत्वपूर्ण राजा था। काफी सिक्कों में कार्तिकेय नाम अंकित मिला है। दौलतपुर जो कुरुक्षेत्र में है, यहाँ पर मिट्टी की मोहरें मिली हैं, तभी तो इसका नाम दौलतपुर हो पाया। उस टाइम यही मोहरें पैसे के बराबर थी, यही दौलत थी। जगाधरी, यमुनानगर और करनाल, यहाँ पर कुनिंदकालीन सिक्के मिले हैं। सोनीपत में मिले हर्षवर्धन कालीन सिक्के, या फिर इन सिक्कों को धीरम भी कहा जाता था। ये ताम्र के होते थे या सोने के सिक्के भी मिले हैं यहाँ पर। रोहतक, यहाँ से गुप्तकालीन मुद्राएं मिली हैं। और युद्धकालीन जो सिक्के ढाले के साँचे होते थे, जिनसे युद्धकालीन सिक्के बनते थे, वो भी यहाँ पर मिले। और इंडो ग्रीक कालीन सिक्के भी यहाँ पर मिले। इसके अलावा कहाँ पर मिले थे? हिसार में। और रोहतक में ये खोखरा कोट में मिले हैं। स्थल बोर जो रोहतक में है, यहाँ पर बलराम की मूर्तियां मिली हैं। खोखरा कोट रोहतक में, यहाँ पर इंडो ग्रीक कालीन सिक्के मिले। पलवल में यक्ष की मूर्तियां मिली हैं। हिसार फतेहाबाद में मौर्य के स्तूप मिले हैं। एहोल शिलालेख, इसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन II इनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में लिखा गया है। ये युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ था, नर्मदा का भी युद्ध कहते हैं, और इसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। इसके बारे में एहोल शिलालेख में वर्णन है। हस्तिनापुर ये पुरु राजवंश की राजधानी थी। और इंद्रप्रस्थ ये कुरु राजवंश की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ जो आज के टाइम पे दिल्ली है, इसी को इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे। और जो मेरठ है, इसको हस्तिनापुर के नाम से। पुरुषनी रिवर ये रावी नदी का पुराना नाम है। इसके किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ राजा सुदास थे और ये विजयी रहे थे। बौद्ध साहित्य में वर्णन है कि भारत के जो 16 महाजनपद थे, उसमें से एक कुरु महाजनपद भी था। अशोककालीन बौद्ध स्तूप ये थानेश्वर में है। अग्रवा ये अग्र गणराज्य यहीं पर ही था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, इसे पर्याक प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्रगुप्त के टाइम पे बना था, समुद्रगुप्त कालीन है, और इसकी रचना हरिसेन ने की थी। हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। पेयोवा जो कुरुक्षेत्र में है, ये घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अब महत्वपूर्ण घटनाक्रम देख लेते हैं। 324 से 232 ईसा पूर्व तक हरियाणा पर मौर्यों का अधिकार था। 580 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन राजा बने थे और 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। 605 ईस्वी में जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई थी, तो उनके बेटे राज्यवर्धन राजा बने थे, और हर्षवर्धन और राज्यवर्धन ये आपस में भाई थे। 606 ईस्वी में एक युद्ध में राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई थी, तो हर्षवर्धन राजा बने थे और राजधानी थी इनकी थानेसर। 618 ईस्वी में हुआ था हर्षवर्धन का पुलकेशिन से युद्ध, इसे नर्मदा का युद्ध भी कहते हैं। ये नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। इसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी, और इस युद्ध का उल्लेख एहोल शिलालेख में है। 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने कन्नौज पर विजय प्राप्त की थी। 629 ईस्वी में हेनसांग भारत आया था, और ये थानेसर में 635 ईस्वी से 644 ईस्वी तक रहा। हेनसांग थानेसर में रहा था। 644 ईस्वी में हेनसांग वापस चीन लौट गया था। ये चीन से भारत आया था 629 ईस्वी में। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। 805 में गुज्जर प्रतिहार राजा नागवट II का हरियाणा पर कब्जा था। 910 ईस्वी में तोमर राजवंश की स्थापना हुई थी। संस्थापक थे अनंगपाल, इनका हरियाणा पर कब्जा हुआ था। और 1009 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। जब महमूद गजनी ने हरियाणा पर हमला किया, उस समय तोमर राजवंश जयपाल का शासन था हरियाणा पर। अलबरूनी ये महमूद गजनी के साथ भारत आया था, और इसने किताबुल हिंद नाम की पुस्तक लिखी थी। इस बुक में ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज III के बीच में। इसमें पृथ्वीराज III विजयी रहे थे। और 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध। इसमें मोहम्मद गौरी जीता था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी वापस गया, जो एरिया मोहम्मद गौरी ने जीता था, वो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था, और इसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। 1206 ईस्वी में हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्जा हो गया था। 1240 ईस्वी में रजिया बेगम का कैथल में कत्ल हुआ था, और यहीं पर ही कैथल में रजिया बेगम का मकबरा है। 1265 ईस्वी में बलबन ने मेवात में मेवों को कुचलने का प्रयास किया था, इनको कुचलने की कोशिश की थी।
1266 ईस्वी में हरियाणा बलबन के अधीन हो गया था। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक था, ये आया था। और 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का हरियाणा पर कब्जा हो गया था। इसका कार्यकाल रहा था 1296 से 1316 ईस्वी तक। कैथल का विद्रोह, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। यह विद्रोह कैथल के किसानों ने किया था। फतेहाबाद, ये शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, क्योंकि उस टाइम ये एक युद्ध करके जीत के आ रखा था और फतेहाबाद के आसपास ही रुका हुआ था। और इसका बेटा भी हुआ था फतेह खां के नाम से। इसी के नाम पर इसने इस जगह का नाम फतेहाबाद रखा और शहर बसाया यहाँ पर। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने हमला किया था। 21 अप्रैल 1526 इस दिन पानीपत का युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा था। 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर का कार्यकाल रहा। इसकी मृत्यु 1530 को हो गई और हर साल इसने कोई ना कोई महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। 1526-27 ईस्वी में जब बाबर का आक्रमण हुआ था, उस समय ताउडू का राजा था जलाल खां। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और हसन खां मेवाती के मध्य। 1530 ईस्वी में मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा था। आखिरी हिंदू राजा कौन था दिल्ली का? हेमू। सूरदास का जन्म सिही में हुआ था, जो फरीदाबाद में है। सूरदास अकबर के समकालीन था। सूरदास के गुरु थे हरिदास और वल्लभाचार्य। वैसे तो सूरदास ने काफी रचनाएं रची थी, पर जो महत्वपूर्ण है इनकी, जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका, वो है सूरसागर, नल दमयंती, साहित्य लहरी। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट ही है शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, थानेसर में ये दारा सिकों ने बनवाया था। दारा सिकों औरंगजेब का भाई था, पर गद्दी के लिए जब युद्ध हुआ तो औरंगजेब ने दारा सिकों को मार दिया था। 1672 ईस्वी में सतनामी विद्रोह हुआ था नारनौल में। औरंगजेब के समय हुआ था ये, औरंगजेब के विरुद्ध ही हुआ था ये विद्रोह। अहिर शासन की स्थापना नंदराम ने रेवाड़ी में की थी। 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। 1754 ईस्वी में मराठों ने हरियाणा पर कब्जा किया था। 1757 ईस्वी में फरीदाबाद में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था, जिसे मराठे हार गए थे। ये पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले की बात है। और 1761 ईस्वी में फिर से अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ, जिसे पानीपत का तीसरा युद्ध कहा जाता है। पानीपत में हुआ था ये, और इसमें भी मराठों की हार हुई थी और मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। जॉर्ज थॉमस, ये आयरलैंड का निवासी था। हाँसी पर इसका राज था, हाँसी पर कब्जा था इसका। इसको जहाज साहब के नाम से भी जाना जाता है। 1799 ईस्वी में नारनौल में जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच युद्ध हुआ था। 1789 ईस्वी में माधजी सिंधिया का दिल्ली और हरियाणा पर अधिकार हो गया था। 1794 ईस्वी में दौलतराव सिंधिया का हरियाणा पर अधिकार हुआ था। पहले सिंधिया कौन थे जिनका हरियाणा पर अधिकार था? माधजी सिंधिया। और 1794 में जब दौलतराव सिंधिया आए थे, हरियाणा पर अधिकार किया था। उसके बाद इनके राज्यकाल में 1803 में सुरजी अजन संधि हुई थी दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। और इसमें दौलतराव सिंधिया ने हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया। ये संधि असाई अग्रवा के युद्ध के निर्णय पर हुई थी और हरियाणा को बंगाल प्रेसिडेंसी में मिला दिया था। देखो कहाँ बंगाल है, कहाँ हरियाणा है, पर उस टाइम अंग्रेजों ने बंगाल प्रेसिडेंसी में हरियाणा को मिला दिया था। 1833 ईस्वी में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी राज्य में मिला दिया था, जिसकी राजधानी थी आगरा, और एक डिवीजन बनाया था दिल्ली, और हरियाणा में 5 जिले बना दिए थे। पर 1857 का युद्ध हुआ था। हरियाणा के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने काफी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। आगे से ऐसा विद्रोह ना हो, इसके लिए हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था 1858 ईस्वी में। दहसाल व्यवस्था ये टोडरमल लेकर आए थे। बरानी ये वो जमीन होती है जो कृषि के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर निर्भर हो, अपनी सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर हो और कोई व्यवस्था ना हो उसके पास, उस जमीन को बरानी कहते हैं। और चाई वो जमीन होती है जहां पर सिंचाई की और भी व्यवस्था उपलब्ध हो, कृषि के लिए केवल वर्षा पर निर्भर ना रहे। करनाल का नाम राजा करण के नाम पर रखा गया और अग्रवा का नाम राजा अग्रसेन के नाम पर।
कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह देख लेते हैं 1857 से पहले के। जींद का विद्रोह हुआ था 1814 में, प्रताप सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ था, जोधा सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। रानिया का विद्रोह ये भी 1818 में, और जाबित खां इसका नेतृत्व कर रहे थे। किसानों का विद्रोह 1824 में, सूरजमल ने इसका नेतृत्व किया था। बनावली का विद्रोह 1835 में, गुलाब सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। कैथल का विद्रोह 1843 में, गुलाब सिंह और साहिब कौर ने इसका नेतृत्व किया था। और लाडवा का विद्रोह, इसका नेतृत्व अजीत सिंह ने 1845 में किया था। 1857 का विद्रोह, इसको 14 का मुहावरा भी बोला जाता है, क्योंकि इस समय में विक्रम संवत का 1914 साल चल रहा था, इसलिए इसको 14 का मुहावरा भी कहते हैं 1857 को। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, पर हरियाणा में ये 1857 को अंबाला छावनी से शुरू हुआ 13 मई 1857 को। कुछ महत्वपूर्ण स्थान जहां पर अंग्रेजों का सामना 1857 क्रांतिकारियों से हुआ था, ये थे विलियम फोर्ड का सामना हुआ था गुरुग्राम में, मेजर एडन का मेवात में, हडसन का रोहतक में, और वान कोटलैंड का हिसार में। 1857 की क्रांति के हरियाणा के महत्वपूर्ण नेता देख लेते हैं। अंबाला से थे मोहन सिंह, रेवाड़ी से राव तुलाराम, और इन्हीं की याद में 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु अफगानिस्तान के काबुल में हुई थी। सांपला से साबर खान थे। 9 जनवरी 1858 को, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी नाहर सिंह को, जिन्हें बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने इन्हें बल्लभगढ़ में गुड़साल में कैद करके रखा था। और इनसे कुछ महीने पहले 1857 को 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले पर फांसी दी गई थी अब्दुल रहमान खां, जो झज्जर के थे। सिरसा से थे नूर मोहम्मद खान, हिसार से मुनीर बेग और हुकुमचंद, दादरी से थे बहादुर जंग, लोहारू से अमीनुद्दीन, पटौदी से थे अकबर अली, और फरूखनगर से थे अहमद अली। देखो इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, आप एक याद कर लो, जैसे पटौदी से अकबर अली थे, दिल्ली के पास है, दिल्ली पर किसका कब्जा था? अकबर का एक टाइम पर, तो पटौदी से अकबर अली। दूसरा है अहमद अली, बच गए, ये तो फरूखनगर से थे ही। पानीपत से थे इमाम अली कलंदर, फरीदाबाद से थे दान सिंह परमार। आधुनिक इतिहास का देखते हैं। चार्टर एक्ट 1858, इसमें हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था और डिवीजन बनाए थे दिल्ली और हिसार। 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर? बॉम्बे में। इसमें हरियाणा के अंबाला से लाला मुरलीधर थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, इन्होंने नेतृत्व किया था हरियाणा का। 1885 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, पहला बॉम्बे में, दूसरा कलकत्ता में, और इसमें झज्जर से गए थे पंडित दीनदयाल शर्मा और रोहतक से बाल मुकुंद गुप्त। 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। इसमें लाला लाजपत राय जी ने हिसार कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में कांग्रेस की पहली जनसभा रोहतक में हुई थी 12 अक्टूबर 1888 को। पहली जनसभा हरियाणा में कांग्रेस की कब हुई थी? 1888 में रोहतक में हुई थी। मार्ले मिंटो 1909 को शिव शंभू का चिट्ठा कहा गया था। किसने कहा था? ये बाल मुकुंद गुप्त ने। रोलट एक्ट के खिलाफ हरियाणा में प्रथम विद्रोह अंबाला में हुआ था। गांधी जी जो रोलट एक्ट के विरोध का समर्थन करने अंबाला जा रहे थे, उनको पलवल में ही गिरफ्तार कर लिया था और वापस भेज दिया था। ये 10 अप्रैल 1919 की बात है। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के पानीपत में असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। फिर पंजाब केसरी तो थे लाला लाजपत राय, पर हरियाणा केसरी थे पंडित नेकीराम। रोलट एक्ट का विरोध तो हुआ था रोहतक में सबसे पहले 6 अप्रैल 1919 को, और अंबाला में हुआ था 3 जुलाई 1919 को। पर विद्रोह की बात करें, लोगों ने कब विद्रोह कर दिया था? यह अंबाला में सबसे पहले किया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करने पर हुई थी। इनके सर पर उस टाइम काफ़ी लाठियां मारी गई थी, इस वजह से इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। डांडी मार्च ये 12 मार्च
1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। दांडी मार्च में हरियाणा का नेतृत्व लाला सूरज भान ने किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 1946 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर पंजाब में सरकार बनाई थी। बनारसी दास ने नवयुवक सभा जो रेवाड़ी में इस सभा की स्थापना की थी। चौधरी देवीलाल यह हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री थे, हरियाणा से पहले थे जो उप मुख्यमंत्री बने थे। चौधरी छोटूराम, इनका जन्म सांपला में हुआ था 1881 में 24 नवंबर 1881 को। जाट गजट ये एक साप्ताहिक अखबार था, उर्दू भाषा में यह अखबार छपता था। इसकी शुरुआत चौधरी छोटूराम ने की थी। चौधरी छोटूराम को 1937 में सर की उपाधि मिली थी। 1937 में इन्होंने किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड भी बनाया था। सर के अलावा इन्हें रहबर आजम और किसानों का मसीहा की भी उपाधि मिली थी। केसरी हिंद की उपाधि लाला मुरलीधर को मिली थी। जन्म स्थान इनका पलवल था। पंडित श्री राम, इन्होंने हरियाणा तिलक जो हिंदी और उर्दू में अखबार है इसका संचालन किया था। साथ ही हरियाणा का इतिहास और हरियाणा नवरत्न भी लिखा है इन्होंने। स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने और अपनी पहली शाखा रेवाड़ी में खोली थी। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना लाला हरदेव सहाय ने की थी और नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास ने। नगर सुंदर होते हैं तो इसकी स्थापना भी सुंदर दास ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने। भूगोल को देखते हैं। शिवालिक हिमालय श्रेणी में सबसे युवा है ये और शिवालिक हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्से में है। हरियाणा में शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है करो 1467 मीटर की और अरावली जो दक्षिण में है हरियाणा के, इसकी सबसे ऊंची चोटी ढोसी की पहाड़ी है 652 मीटर की, नारनौल में ये, और यहाँ पर महर्षि च्यवन का आश्रम स्थित है। वैसे ओवरऑल बात करें तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है 1722 मीटर, ये राजस्थान के जिला सिरोही में है। और शिवालिक की बात करें, हरियाणा में तो है करो, पर भारत में सबसे ऊंची चोटी है चंगाबंग 6864 मीटर की है, उत्तराखंड में है ये चोटी। बाढ़ के मैदान को हरियाणा में नाली और बेट भी कहा जाता है। तोसाम की पहाड़ी भिवानी में और इंदौरी पहाड़ी मेवात में है। अनकाई दलदल ये सिरसा में है। हरियाणा की जो जगह समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है वहां पर यह है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से सिर्फ 200 मीटर ऊपर है। भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाना। कुरुक्षेत्र में तो आते हैं करनाल और जींद। हरियाणा को जाटियात क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जाटों की अधिकता है। इसमें क्षेत्र आते हैं हांसी, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और रोहतक के कुछ भाग। भट्टियाना पहले भाटी राजपूतों का आधिपत्य था यहाँ पर, इसलिए इसको भट्टियाना कहा गया है। इसमें फतेहाबाद और भाटू। पश्चिमी विक्षोभ को महावत कहा जाता है। हरियाणा में अगर क्वेश्चन आ जाए कितनी ऋतुएं हैं तो 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन सी वो? ग्रीष्म, वर्षा और शीतकालीन। ग्रीष्म ऋतु मार्च के मिड से मध्य मार्च से जून तक है और औसत तापमान उस टाइम रहता है 35 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा जुलाई से मिड सितंबर, मध्य सितंबर तक होती है। 45 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अपने हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्से में और सबसे कम होती है दक्षिण पश्चिमी हिस्से में। शीत ऋतु मिड सितंबर, मध्य सितंबर से मार्च तक रहती है और इस टाइम औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात हो रही औसत की, वैसे तो कई बार 0 डिग्री पहुंच जाता है, उससे थोड़ा बहुत नीचे भी चला जाता है। सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्वी हिस्से में और सबसे कम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी हिस्से में। हरियाणा का चेरापूंजी ये छछरौली यमुनानगर को कहा जाता है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। वैसे अगर जिलों की बात करें तो किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? अंबाला में। हरियाणा का सबसे गर्म जिला हिसार है। जो मृदा अपरदन होता है उसे रेंगती मृत्यु या फिर निर्दयी शत्रु कहा जाता है। सेंट्रल सॉइल रिसर्च सेंटर केंद्र का मिट्टी पर अनुसंधान संस्थान है, वो करनाल में। सबसे गर्म महीना मई का होता है। अगर नदियों की बात करें तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री जो उत्तराखंड में है। सरस्वती का सिरमौर हिमाचल प्रदेश। मारकंडा इसका प्राचीन नाम अरुणा है। इसका उद्गम स्थल है धरतीगर नाम की शिवालिक पहाड़ियाँ जो हिमाचल प्रदेश में है। टांगड़ी
ये मोरनी की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णावती, ये नीम का थाना जयपुर है राजस्थान में, वहाँ से निकलती है। इंदौरी, इसका प्राचीन नाम अंशुमती है। ये इंदौरी पहाड़ी कहाँ पर है? मेवात में। दोहान राजस्थान से निकलती है, जयपुर से, नीम का थाना नाम की जगह है। चेतांग, ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और साहिबी की बात करें, ये रह गया था, साहिबी बहरोड पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान से, राजस्थान में है ये। मारकंडा अंबाला से हरियाणा में प्रवेश करती है और टांगड़ी इसकी सहायक नदी है। घग्गर, ये कालका पंचकुला में सिरमौर की पहाड़ियों से हरियाणा में प्रवेश करती है। सहायक नदियाँ इसकी मारकंडा, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है मारकंडा, और मारकंडा की है टांगड़ी, इसके अलावा झाझरा और कौशल्या। यहाँ पर बांध है कौशल्या, दगराना, धामला, दीवानवाला। सरस्वती, मारकंडा और टांगड़ी, ऐसा माना जाता है कि इसकी सहायक नदियाँ थी। ऋग्वेद में यह सबसे पवित्र नदी मानी गई है। और आदि बद्री जो यमुनानगर में, वहाँ से ऐसा माना जाता है वहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश करती थी। साहिबी, ये रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करती है और लास्ट में ये नजफगढ़ झील में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है इंदौरी, जो इंदौरी पहाड़ी से निकलती है, मेवात से। यमुना, कालेसर यमुनानगर के पास है ताजेवाला स्थान, वहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है और इकलौती 12मासी नदी है। यहाँ पर 12 महीने पानी रहता है इस नदी में। सतलुज से भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है और यहीं से भाखड़ा नहर निकलती है। यह हरियाणा में टोहना, जो फतेहाबाद में, उस स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला से निकलती है। अब जैसे मान लो ये यमुना है, इस तरफ हरियाणा है और इस तरफ इसके यूपी है, तो ये कौन सी होगी? ये पश्चिमी यमुना नहर। साथ ही यहाँ से पूर्वी यमुना नहर भी निकलती है, जो यूपी में जाती है। तो पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला से निकलती है और हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है ये। गुरुग्राम नहर यमुना नदी के ओखला बैराज से निकलती है। जूही सिंचाई योजना, इस योजना की क्यों जरूरत है? ये भिवानी के जो ऊंचे क्षेत्र हैं उनको सिंचाई सुविधा देने के लिए है। जवाहर नहर, ये महेंद्रगढ़ में सिंचाई की सुविधा के लिए बनाई गई थी। लोहारू सिंचाई योजना, इसको इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं। लंबाई है इसकी 225 किलोमीटर, भारत में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। भिवानी उत्थापक सिंचाई योजना, ये वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है इसे, और भिवानी में सिंचाई की सुविधा के लिए है ये। नरवाना सिंचाई योजना, नरवाना कहाँ पर है? जींद में, तो नरवाना सिंचाई योजना ये भी जींद की है। सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना, कुल लंबाई इसकी 212 किलोमीटर, हरियाणा में है 91 किलोमीटर और पंजाब में 121 किलोमीटर। SYL, इसी पर ही काफ़ी विवाद चल रहा है हरियाणा और पंजाब में। नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना, ये अंबाला में सिंचाई सुविधा के लिए है। नांगल भाखड़ा बांध, इसके वास्तुकार चौधरी छोटू राम है। अब आपको ये मैगजीन हरियाणा करंट अफेयर्स की बुक आपको कैसे लेनी है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये मैगजीन, इसकी सॉफ्ट कॉपी यानी PDF हम 39 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे कर देना है 39 रुपीज़ का, और उसकी PDF इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देनी है। और जैसी पेमेंट कंफर्म होती है तो हम आपको इस मैगजीन की PDF दे देंगे, जिसमें करंट अफेयर जो 1 साल से ऊपर का है, जून 2022 से लेकर अब तक का है, मोर देन 1 ईयर्स का है, और इसके साथ ही हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, तो इसकी PDF हम आपको सेंड कर देंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।